So hello, good morning friends. So today we'll move to the last topic of SHM, that is सुपरपोजिशन ऑफ SHM. अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इस पे एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ SHM. ठीक है, इसकी मोशन के बारे में हमने और स्टडी किया कि ये ऑसिलेटरी का एक स्पेशल केस है. ऑसिलेटरी का एक स्पेशल केस है. ऑसिलेटरी तो बहुत सारे हैं, एक्स की वैल्यू पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, वो सब ऑसिलेटरी हैं. लेकिन उनमें एक स्पेशल केस है जब x की पावर 1 हो, यानी F बराबर माइनस के एक्स. यानी अगर हम देखें, ये है मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, इसको बोला मैंने x बराबर 0, x बराबर 0. यानी अगर किसी पार्टिकल को इधर मैं डिस्प्लेस करता हूं, किसी पार्टिकल को इधर मैं डिस्प्लेस करता हूं, तो वापस ये इधर आए उसके लिए, वापस ये उधर आए उसके लिए इस पे फोर्स किस तरफ होना चाहिए? तो फोर्स शुड बी इन नेगेटिव डायरेक्शन. यानी अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव. दिस फोर्स, द नेचर ऑफ फोर्स विच इज अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट, नेचर ऑफ फोर्स विच इज अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जिधर जाता है उसे इसको वापस रिस्टोर करना चाहती है ये फोर्स. इसीलिए इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स. दिस स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके बहुत सारे हमने केसेस पढ़े, अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी कि जब ये इधर जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा या रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. ये डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम जाता है, इस डिस्प्लेसमेंट को उसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं. यहां पर कोई पार्टिकल है, उसके पास वेलोसिटी राइट में होगी, फिर वो जाके यहां पे आके रुक जाएगा. इस पे जहां रुका है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. फिर क्योंकि फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है हमेशा, फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन विच इज ऑल्सो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये यहां रुककर वापस मीन पोजीशन पे आएगा. और क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब इट इज लाइक स्पीडिंग अप. काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज स्पीडिंग अप? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड कम होती है. ठीक है, तो शुरुआत में जब ये इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, वेलोसिटी इधर है और फोर्स किधर है? अपोजिट. यानी फोर्स और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है. तो शुरू में ये स्लो डाउन होता है, फिर स्पीड अप होता है, तो यहां पे वापस से आ जाता है मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड मतलब एनर्जी के फॉर्म में बोले तो इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम. एनर्जी की बात भी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. ये सारी प्रॉपर्टी जिस तरह से चेंज हो रही हैं, ये अगर अच्छी तरह समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए तो SHM में कभी कोई डाउट आने वाला नहीं है. ठीक है, बायोलॉजिकली भी ये बात एग्जैक्टली प्रूवन है कि कोई भी चीज अगर हम बार बार रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, इस वीडियोस को दोबारा रिवाइंड कर करके अगर हम बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली ये SHM अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. हमें रिवाइज बार बार, एक बार पक्की तरह अच्छी तरह रिवाइज कर लिया तो ये जेई में हमें आराम से सिलेक्शन श्योर एंश्योर कर देगा. ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं है. तो जब ये इधर जाएगा, ए वापस जाके, फिर ये ए वापस आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये वापस, इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा. ठीक है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसमें और भी चीजें हमने पढ़ी जैसे फेजर. व्हाट इज फेजर? फेजर में बेसिकली क्या होता है, हमने कहा जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है, अगर किसी भी डायामीटर पे लेते हैं हम, किसी भी क्या कहते हैं डायामीटर पे लेते हैं, तो प्रोजेक्शन अगर किसी भी डायामीटर पे लेते हैं तो वो प्रोजेक्शन का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. जैसे इसका प्रोजेक्शन अगर मैं यहां लेता हूं तो पार्टिकल यहां है तो इमेज यहां है, ये इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है तो इमेज वापस आ रही है. इस तरह से ये प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ diameter is known as
सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोशन जो हो जाएगा पीरियोडिक भी होगा, ऑसिलेटरी भी होगा, एंड द कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x, यानी इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेजर से एक बड़ी मजेदार बात समझ में आई हमें कि हमें हर बार यहाँ पर थीटा बराबर ओमेगा टी, मैंने पहले भी बताया था थीटा बराबर ओमेगा टी, इसका मतलब थीटा इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से थीटा भी बढ़ेगा। लेकिन ये चीज एसएचएम में नहीं होती है, ठीक है। एसएचएम में द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, लेकिन ये जो एसएचएम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन नहीं है, यानी यहाँ पे हमें कुछ और तिकड़म बिठानी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअली हमने देखा कि फेजर से इसको कनेक्ट करते हैं, फेजर से इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हमने क्या तरीका अपनाया, हमने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया, कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ने बिल्ड किया कि हमें अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग पोजीशंस पे इसका क्या फेज आता है, इसका क्या फेज आता है वो हमने समझा, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे जो भी इसका फेज आता है उससे हमें क्लियर है कि सपोज ये a/2 पे है तो फेज हो जाएगा 30 डिग्री, a/2 से वापस लौट रहा है तो 150 डिग्री, -a/2 पे है तो 210 या 330 डिग्री, इस तरह से फेज आते हैं। फिर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, अकॉर्डिंगली जैसे ही हम प्लॉट करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि कितना एंगल चल रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह से बहुत सारे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड सवाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कितना टाइम लगे, इस तरह के बहुत सारे जो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जेई लेवल के, एडवांस लेवल के, बहुत ही टफ प्रॉब्लम्स भी हमने कल देखी थी, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज बेसिक काइनेमेटिक्स। फिर हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैसे साइन का ग्राफ ये होता है, कोसाइन का ग्राफ इससे 90 डिग्री आगे होता है। तो ग्राफ भी हमने पढ़ा कि ग्राफ कैसे शिफ्ट करते हैं, ग्राफ कैसे मॉडिफाई करके हम जैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, या साइन 90 प्लस थीटा को हम कॉस थीटा बोल सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। फिर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम भी हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड जिसमें सिंपल पेंडुलम आया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आया, ठीक है, टॉर्जनल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ये इसका मतलब क्या है? कई लोग इस वर्ड से बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सुपरपोजिशन इज नथिंग बट एडिशन, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब है जैसे कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, उस पे एक और एसएचएम, उसको कहा गया कि इस पे एक फोर्स लग रही F बराबर kx, एसएचएम कर रहा है, उस पे कहा गया कि इस पे एक और एसएचएम सुपरपोज कर दिया जाए। मतलब उसको एक साथ दो इक्वेशन दे दी जाए कि दोनों को एक साथ अगर ऑसिलेट करे, दोनों सुपरपोज कर दिया, मतलब दोनों एसएचएम अगर उसको एक साथ परफॉर्म करने हो तो उसका मोशन, उसकी इक्वेशन, उसकी पोजीशन किस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम? इट इज combination of two SHM. It is combination of two SHM. ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, टू तो होनी चाहिए। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर SHM मूविंग along सेम लाइन। सपोज पहला SHM x में हो रहा है तो दूसरे को भी हम x में ही ऑसिलेट करेंगे, मूविंग along सेम लाइन, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM मूविंग along से स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेके देखेंगे, जैसे किसी ने कहा x बराबर
ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, मैथमेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे और विजुअलाइज करके भी देखेंगे। जैसे x बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरे को ले लिया मैंने x2 बराबर, ये x1 ले लिया, x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी। समझने के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, x1 बराबर a साइन ओमेगा टी और x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब मैंने कहा कि व्हाट इज x1, इसको अगर मैं प्लॉट करूं, इसको मैं अगर प्लॉट करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। साइन का ग्राफ देखा ही आप लोगों ने, साइन का ग्राफ देखा है क्या? ठीक है, तो इसको मैंने बोला x1 और इसको मैंने बोला t, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा? a1 तक जाएगा, a1 तक जाएगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी अलग रख लें, फेज अलग रख लें, एक्स और वाई जेड तीनों मिला लें। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशंस में हमें नहीं जाना है। ठीक है, x1 बराबर a साइन ओमेगा टी और x2 बराबर, ठीक है, ये a2 है, सपोज a2 थोड़ा कम है मान लो, लेकिन क्योंकि ओमेगा सेम है, ओमेगा इधर भी है ओमेगा और इधर भी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सेम दिख रही है, इसका मतलब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम है। अच्छा, दो एसएचएम में दिखाता हूं, आप बताना मुझे सेम फेज में अपोजिट फेज में। ठीक है, ये दो अपने पास, एक मार्कर है और एक डस्टर है, बताना ये मार्कर और डस्टर सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं क्या डिफरेंट फेज में? ठीक है, देखो एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब ये सेम फेज में। समझ में आ रही बात? एकदम अच्छी तरह देखना भाई। क्या मैं कह सकता हूं ये आइडेंटिकल एसएचएम है? बिल्कुल सही, यानी जितना मार्कर ऊपर जा रहा है उतना ही डस्टर ऊपर जा रहा है, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दोनों आइडेंटिकल एसएचएम। आइडेंटिकल मतलब क्या दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है? बिल्कुल सही। क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है? बिल्कुल सही। क्या दोनों सेम फेज में है? जैसे फाई नॉट अगर मैं बात करूं तो फाई नॉट सेम है, बिल्कुल सही। अभी देखना क्या चेंज आया, क्या चेंज आया? समझ में आ रही बात? क्या चेंज आया? जब ये वापस स्लो मोशन में देखना, साथ में आए, डस्टर ज्यादा ऊपर जा रहा है, फिर साथ में आए, फिर डस्टर ज्यादा नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या, क्या डिफरेंस है? बता सकता है कोई मुझे क्या डिफरेंस है? डस्टर ज्यादा ऊपर जा रहा है लेकिन बार बार दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे आ रहा है, मीन पोजीशन पे एक साथ आ रहा है, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम है। कितनी देर में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है? चलो एक बार वापस से देखते हैं। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है पिक्चर? देखो साथ में आए, फिर ये डस्टर ज्यादा ऊपर चला गया, इसका मतलब डस्टर कह रहा है कि मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मुझे ज्यादा ऊपर तक जाना है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा सेम है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से इसका टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा वापस से देखते हैं, वापस से अब मैं दो मार्क कर लेता हूं, चलो डस्टर ही चलने दो। हाँ, अब बताना क्या डिफरेंस है? दोनों बराबर ऊपर नीचे जा रहे हैं। कैन वी इजिली विजुअलाइज की क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखना, जब ये नीचे है तब ये ऊपर है, जब ये ऊपर है तब ये नीचे है। इसका मतलब दोनों का गैप तो मैंने बराबर लिया, जितना ऊपर ले जा रहा हूं उतना ही नीचे ले जा रहा हूं, गैप तो बराबर ले जा रहा हूं, लेकिन गैप बराबर ले जा रहा हूं, इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, कि बराबर ऊपर जा रहा है, बराबर ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस समय ये ऊपर है उस समय ये नीचे है। इसको हम कह सकते हैं जब ये प्लस ए पर है और ये माइनस ए पे, यानी दोनों का फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री। जब भी फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज। इसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ फेज। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? बहुत सारी छोटी छोटी बातें
जो एक मन में शंका पैदा कर देती है, वो सारी बातें मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही इसको कहा ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, जैसे पता लगा तो ये हम कह सकते हैं आउट ऑफ फेज। ठीक है, एक और सपोज फेज 90 डिग्री कैसे होगा, 90 डिग्री कैसे होगा, सपोज ये ऊपर है, ठीक है, 90 डिग्री मतलब देखो ये मीन पोजीशन में एक्सट्रीम पर है, ये नीचे जाता जा रहा है, ये वापस मीन पर आया और ये नीचे वाला एक्सट्रीम पर आ गया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? देखना, ये एक्सट्रीम पर है और ये मीन पर है, ये एक्सट्रीम पर, ये तो ये एक्सट्रीम पर तो रुका होगा और ये मीन पर तो जा रहा होगा। अब ये एक्सट्रीम पर आ गया और ये मीन पे आ गया। स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, मेरे को रोक के दिखाना पड़ रहा है, इसलिए ये डस्टर रुका नहीं है अभी, ये मीन पर है तो तेज हो गया, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब ये इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस क्या होता है ये भी हमें समझ लिया। ठीक है ना, तो वापस सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो x1 ये हो गया और x2 क्या हो गया, क्योंकि ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, और क्योंकि दोनों में साइन है तो इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होने वाला है। किसी एक पार्टिकल को कहा गया कि तुम्हें ये मोशन भी करना है और तुम्हें ये मोशन भी करना है, या तुम्हें दोनों मोशन एक साथ करने हैं, या जैसे एक ब्लॉक है उस पर पहले एक पतली स्प्रिंग लगाई तो वो ऑसिलेट कर रहा है, फिर उसी ब्लॉक पे एक मोटी स्प्रिंग लगाई वो भी ऑसिलेट कर रहा है। अब तीसरा केस जो हो रहा है, समझना अच्छे से समझना, पतली स्प्रिंग और मोटी स्प्रिंग एक साथ लगा दी। आई रिपीट, पहले सिर्फ पतली स्प्रिंग का कम फोर्स लग रहा था, फिर दूसरे वाले में मोटी स्प्रिंग का ज्यादा फोर्स लग रहा था। अब हमने क्या करा, दोनों स्प्रिंग एक साथ लगा दी। दोनों स्प्रिंग एक साथ लगा दी तो क्या होने वाला है, दोनों स्प्रिंग उसको ज्यादा एनर्जी देंगे, दोनों स्प्रिंग उसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो उसके ऑसिलेशंस की एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑसिलेशंस की एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है, दोनों एक साथ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दोनों एक साथ, जैसे मैंने पहले बताया था सुपर पोजिशन मतलब एडिशन, तो इन दोनों को ऐड करके क्या कोई बता सकता है, जैसे किसी समय ये वाला एसएचएम कह रहा है कि मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर हूं और ये वाला 2 नहीं, सपोज A1 सेंटीमीटर ऊपर हूं और ये वाला एसएचएम A2 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, एक है A1 सेंटीमीटर ऊपर अपने मीन पोजीशन से और दूसरा है A2। उसी समय अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या कुछ ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, जहां पर ये वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो बेसिकली हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, विजुलाइज किया कि जब ये इतना ऊपर होगा और ये इतना ऊपर होगा, दोनों को अगर एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। इसको मैथमेटिकली भी विजुलाइज कर सकते हैं। देखो हमने ग्राफिकली सोचा समझा, ये कितना आगे गया, एक स्प्रिंग उसको ले जाना चाहती है A1, दूसरी स्प्रिंग दूसरा मोशन उसको ले जाना चाहता है A2, दोनों एक साथ चलेंगे तो कितना हो गया A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। ठीक है, तो ये इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। स्प्रिंग से देखा हमने, ग्राफ से देखा, एक और मेथड भी हमारे पास विच इज बेसिकली मैथमेटिक्स या एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड कुछ भी नहीं है, x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और x2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो तो x1 प्लस x2 आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोज कर दो इसको, तो ऐड करना है, तो दोनों को, दो क्वांटिटीज को ऐड करके क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी, A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी। अरे वही तो आ रहा था, साइन का ही ग्राफ आ रहा था और A1 प्लस A2 उसका एम्पलीट्यूड हो गया था। ठीक है, तो हमने 3 तरीके से इसको समझा है। फोर्स मेथड से कि भाई एक फोर्स F1 लग रही थी, एक फोर्स F2 लग रही थी और F1 प्लस F2 दोनों एक साथ लगे तो क्या चेंज आने वाला है। फिर ग्राफिकली भी समझा इसको, फिर मैथमेटिकली भी समझा कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशंस है और इसकी मदद से तुम्हें मैथ्स की कई सारी प्रॉब्लम्स भी में इजी हो जाएंगी, ये सॉल्व करना अभी सिखा दूंगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल चलो हम लेके देखते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं हो तो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मैथमेटिकल सवाल लेके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन
टू SHM ऑफ इक्वेशन x1 बराबर 3 sin ओमेगा टी, ठीक है, एंड x2 बराबर, थोड़ा आसान कर लेते हैं, 4 cos ले लेते हैं, चलो ठीक है, 4 cos ओमेगा टी आर सुपरपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग SHM, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग SHM, ठीक है। सबसे पहले कई लोग इसको देख चुके होंगे, समझ गए होंगे आंसर क्या आने वाला है। 3 और 4 देखते ही दिमाग की घंटी बज जाती है कि ये 3 और 4 हैं, तो एडिशन होने के बाद ये 5 बनने वाला है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको मैथमेटिकली पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा हम क्या करने वाले हैं। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, क्लियर। 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों ने पढ़ा होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। आपको याद है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3/5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका a कोफिशिएंट है, इसका b, इनका स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ दिख रहा है साइन ए, नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम कह सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी, आई रिपीट साइन ए कॉस बी, तो ये कॉस होना चाहिए, तो ये दिस इज कॉस 53 और ये साइन होना चाहिए, दिस इज साइन 53, तो ये ऐसा कुछ है, साइन ओमेगा टी कॉस 53 और कॉस ओमेगा टी साइन 53, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज मेथड 1, दिस इज क्या है, मेथड 1 मैथ्स के थ्रू है, ठीक है। एक मेथड 2 भी हमारे पास, मेथड 2 भी है जो बहुत ही समझ कॉन्सेप्चुअल मेथड है, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स लगाई हमने, कुछ भी नहीं ऐड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी थोड़ी सी, ठीक है। एक और मेथड है हमारे पास, उसे कहते हैं मेथड 2, इसको बोलते हैं फेजर मेथड, क्या बोलते हैं, फेजर मेथड, ठीक है। इसमें फेजर मेथड में बेसिकली हमें फेज समझना होता है कि इसका फेज क्या है, और फेजर मेथड में इसको कई लोग इसको वेक्टर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, वेक्टर मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। आज समझते हैं व्हाट इज फेजर मेथड। अगर पार्टिकल का फेज हमने लिख लिया तो हमें ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वेक्टर मेथड, जैसे वेक्टर में हम ऐड करते हैं, वेक्टर पढ़ा होगा आपने कि जैसे किसी ने कहा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एट एन एंगल थीटा, तो ऐड कैसे करते हैं, ए प्लस बी बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये वेक्टर ए के साथ एंगल बनाएगा tan अल्फा बराबर a बाय tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आपको याद आ रहा होगा ऐसा हम करते थे, ठीक है ना। वेक्टर सब में इसमें और भी चीजें आती थी, जैसे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में रख लेता हूं, ठीक है ना। वही चीज यहां पर करनी। मेथड 2 पे हम आते हैं, फेजर मेथड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखने वाली कि हाउ वी कैन कंपेयर, हाउ वी कैन यूटिलाइज द वेक्टर मेथड, ठीक है, वेक्टर मेथड इन सुपरपोजिशन ऑफ SHM, ठीक है। तो पहला पॉइंट है
कि जैसे वेक्टर में ऐड करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड होता है, यहां पर एम्पलीट्यूड इज इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये कैसे पॉसिबल है? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसमें देखते हैं आइए। ठीक है, जैसे यहां पर बताइए, इसको सवाल को देख के बताओ, ये जो सवाल दिया है इसमें x1 दिया है और x2 दिया है, x1 दिया है और x2 दिया है, तो मुझे देख के बताओ कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर। एम्पलीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है 3, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है 4, ठीक है ना, तो 3 है और ये 4 है, इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3 एंड 4, ठीक है कि नहीं। तो इसमें एक और पॉइंट है, यहां पर थीटा भी चाहिए हमें, तो फेज डिफरेंस ये तो पता ही, फेज डिफरेंस एंगल होता है और एंगल को ही थीटा बोलते हैं, तो फेज डिफरेंस यहां पे हम ले रहे हैं थीटा, फेज डिफरेंस हम ले रहे हैं थीटा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और फेज डिफरेंस को हम ले रहे हैं थीटा, ठीक है। तो इसी को हम मॉडिफाई करते हैं और फिर वेक्टर हम कर ही लेंगे हम, तो मॉडिफाई करते हैं। तो x1 को क्या बोला मैंने 3 sin ओमेगा टी, x1 क्या बोला 3 sin ओमेगा टी। अब ये 4 cos ओमेगा टी है यहाँ पे, तो इसको फेस डिफरेंस कैसे निकालें, इसको उसी साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। ये क्या इसको लिख सकते हैं x2 बराबर 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2 इस cos ओमेगा टी, ठीक है, sin ओमेगा टी प्लस π/2 इज cos ओमेगा टी, ठीक है। जैसे वेक्टर में हम ऐड करते थे, ठीक है, वेक्टर में हम ऐड करते थे, जैसे इधर a है इधर b है, तो रिजल्टेंट इधर आता है c, और ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो गया अल्फा। क्लियर है, याद आ रहा है सबको। वेक्टर का पहला कॉन्सेप्ट था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इज अल्फा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी इसमें एम्पलीट्यूड हो गया 3 और इसमें एम्पलीट्यूड हो गया 4, ठीक है। फिर लिखा था फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को क्या बोला था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसका एंगल कितना, साइन ओमेगा टी प्लस 0, 0 देख पा रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, 0 देख पा रहे हैं, वेरी गुड। और इसका एंगल कितना हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी 90 डिग्री, बहुत ही बढ़िया। जैसे यहां पर प्लॉट किया था वैसे इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y, क्लियर है, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y, या परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया हमने, ठीक है ना, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले को लिया 3, क्या बताया था, एम्पलीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दो परपेंडिकुलर लाइंस प्लॉट कर लिया। यहां पर हमने प्लॉट कर लिया 3। अच्छा, अब x2 कितने एंगल बाद प्लॉट करना है, जैसे a के बाद थीटा एंगल बाद b प्लॉट किया था हमने, वैसे ही x1 के कितने एंगल बाद x2 प्लॉट करना है 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री बाद मैंने, तो ये हो गया 4, इधर ले लिया 3, इधर ले लिया 4। इसको देख के क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर एडिशन आपने सीखा होगा, ठीक है, पहली। हाँ, तो ये 3 और ये 4, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, तो ये फॉर्मूला लगा दिया a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। तो ये सिंपल सा सवाल बन गया, ये आ गया 5। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट पता ही होगा, स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्राइंगल्स पता ही होंगे, 3 4 5, तो 5 और 3 के बीच में एंगल होता है 5 और 3 के बीच में एंगल होता है 53, ठीक है। तो सीधे, अब सीधे कुछ लिखा क्या हमने, क्वेश्चन लिखा, फिगर प्लॉट करी और आंसर आ गया, ठीक है। सीधे आंसर आ गया x बराबर x1 प्लस x2 बराबर 3,
4 का रिजल्ट हो गया 5, तो ये हो गया 5 साइन ओमेगा टी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम ही रहेगी। अब यहां से एंगल नापा था, इसका एंगल लिया था 0, दिख रहा है, इसका एंगल लिया था 0, तो इसका एंगल क्या हो गया 53। तो साइन ओमेगा टी इसको लिख सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। अभी ये सवाल, ये मेथड आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन जब एक से ज्यादा वेक्टर्स, एक से ज्यादा एसएचएम को हम सुपरपोज करेंगे तभी कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो है बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें और हम सवाल लेके देखते हैं। आई रिपीट, वापस से बता रहा हूं मैं, 2 वेक्टर को मैंने ऐड किया, 3 मेथड थे हमारे पास। ठीक है, तो हमने उसको कंप्रेस करके एनालाइज करके देखा। मैथमेटिकली भी डायरेक्ट कर सकते हैं या फेजर मेथड। फेजर मेथड बड़ा ही आसान मेथड है, इससे हमें वेक्टर्स भी रिवाइज हो रहा है और बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन से हम इसको फटाक से कर पा रहे हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। मान लो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ही ओमेगा टी हो जाए। 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी, ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल हो गया। 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी, सीधे ऐड कर दो तो हो गया 7 साइन ओमेगा टी। इसमें क्या बड़ी बात थी, कुछ और चेंज करते हैं। 3 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी। अब ये बढ़िया सवाल बना, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी। इसको देख के लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि 3 साइन ओमेगा टी प्लस 3 साइन ओमेगा टी, इसको अगर यहां करते हैं तो मुझे लग रहा है इसका पाइथागोरस लगाएं तो 3√2 आएगा। तो ये कुछ बन जाएगा 3√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। सिमेट्रिक दिखा है, 3√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। इसको इधर करते हैं एक बार। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट करते हैं। 3 साइन ओमेगा टी इधर आएगा 3, और 3 कॉस ओमेगा टी, कॉस मतलब साइन 90 प्लस थीटा, तो 3 इधर भी आ गया। 3 और 3 इधर वाला साइन था, आपको याद है, साइन ओमेगा टी प्लस 0। 0 पे बड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि ये इनिशियल इसका फेज है। ठीक है, 3 और 3 का रिजल्टेंट क्या होता है 3√2, और यहां से एंगल कितना होगा π/4। तो आंसर हो गया 3 साइन ओमेगा। बोला था मैंने ऐड करेंगे तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस b/2। इस तरह से हम कर सकते हैं। प्लस अब यहां से कितना एंगल है π/4, एक ही बार में आ गया। आई होप फेजर मेथड इज मोर क्लियर टू नाउ। ठीक है, इसमें और भी हम कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर सकते हैं। एक और मजेदार सवाल देखते हैं। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल ले लो, हर बार यही हम फेजर मेथड ही अप्लाई करेंगे। x1 बराबर सपोज ले लेते हैं हम 3 साइन ओमेगा टी, x2 बराबर 4 कॉस ओमेगा टी, और x3 बराबर, ठीक है, -7 साइन ओमेगा टी। ये कुछ नया है, -7 साइन ओमेगा टी। ठीक है, कई लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस साइन थीटा है साइन 180 प्लस थीटा। तो इसको सीधे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, 0 साइन ओमेगा टी प्लस 0। हर बार साइन को हम रेफरेंस लेंगे तो साइन ओमेगा टी विल बी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये इधर मैंने ले लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 ले लेते हैं भाई। वापस लिख देता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस 0। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू कितनी है 4, लेकिन ये कॉस है तो ये कुछ ऊपर आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है -7 है तो उधर जाएंगे तो ये इस पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 7 इसका मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन बता रहा है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है। बहुत बढ़िया, 3 इधर 7 इधर 4 इधर। अब ये 3 वेक्टर्स को ऐड करना अगर हम मैथमेटिक्स लगाते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। डायरेक्ट कर सकते 3 और 7, तो ये बन जाएगा, अगली फिगर आ जाएगी 4 इधर 4 इधर। ठीक है, 4 और 4 तो ये किधर इधर आ जाएगा 4√2। लेकिन ये एंगल कितना होगा 45, और ये एंगल कितना होगा 90, और ये कितना 45। तो यहां से लेना होगा एंगल। तो रिजल्टेंट विल बी, दिस इज माय आंसर 4√2। बताते जाना भाई, 4√2 क्या हो गया
मैग्नीट्यूड 4√2 साइन, आई रिपीट ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 4√2 साइन ओमेगा टी। अच्छा यहां पर एंगल कितना था 0, तो इस पर्टिकुलर का एंगल कितना होगा, यहां से पूरा नापेंगे, कितना मेजरमेंट आ रहा है 90 प्लस 45, ये लगभग 135 आ रहा है, यानी इसको कह सकते हैं रेडियन में कहें तो 3π/4। देखा ना कितना आसान तरीका हो गया, और अगर मैथमेटिक्स लगाते तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसमें 2 3 4 नहीं, बहुत सारे वेक्टर्स को हम एक साथ सुपरपोज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और बढ़िया सवाल हम लेते हैं। जैसे किसी ने कहा x1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी, ठीक है, हाँ, x2 बराबर किसी ने कहा 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, ठीक है। फिर किसी ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड SHM, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड SHM ऑफ एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड भी लेते हैं 4, सच दैट resulting SHM has, पहला पार्ट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी, इतना सिमिलर है कि मैं एम्पलीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये वेक्टर से इतना सिमिलर है तो कोई दो राय नहीं। मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा ये कहा है कि दो वेक्टर जुड़े हैं, एक और, अरे फिर वही बात दो, कितना सिमिलर, बार बार मैं वेक्टर SHM मिक्स कर रहा हूं। x1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी, x2 बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, दो SHM मैंने सुपरपोज किए हैं। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड SHM ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब तीसरा SHM जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 4, लेकिन पूरी इक्वेशन क्या होगी, जिससे रिजल्टिंग SHM जो आए वो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो और कम हो। ठीक है, ये वैसे कुछ है जैसे 3 नंबर ऐड किए, रिजल्टेंट मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, और ये बस, तो पहले 2 को ऐड कर लेते हैं, 2 को ऐड करने के बाद तीसरा ऐड कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते, तो x1 प्लस x2, और ये बस हमें x1 प्लस x2, तो इसको समझते हैं ये है साइन ओमेगा टी, तो इसको बना लेते इधर 4, आई रिपीट साइन ओमेगा टी में 0 छुपा है, ये दिखता रहना चाहिए आपको, ठीक है, 0 दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, तो ये इधर कुछ आएगा, ठीक है ना, ये भी 4 है, लेकिन ये एंगल कितना है 2π/3, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो 4 और 4 वेक्टर में पड़ा था, 4 और 4 2π/3 यानी 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट विल बी एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 4 होगा, और क्योंकि एंगल 60 डिग्री होगा तो आ जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, तो x1 प्लस x2 हमारा हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो पिछला सवाल रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, वेक्टर्स हमें 4 साइन ओमेगा टी प्लस 0 और ये 4 है, दो वेक्टर को बीच में ऐड किया तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, और मैग्नीट्यूड उसका निकाल सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ये इधर कहीं आए। अब मजेदार बात, वेक्टर में हमने पढ़ा था अगर मैक्सिमम चाहिए तो फेज डिफरेंस, अरे मैक्सिमम चाहिए तो एंगल का डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, यानी अगर इसके साथ कोई ऐसी चीज ऐड करूं ताकि मैक्सिमम आए तो वो भी इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा x3 बराबर
मैग्नीट्यूड तो 4 था ही सही, आई रिपीट फ्रीक्वेंसी वही रहती है, तो ओमेगा टी प्लस फेज भी वही रहना चाहिए, क्योंकि सेम एंगल होगा, एंगल का डिफरेंस 0 होगा, तभी ये मैक्सिमम आता है। ठीक है, और मिनिमम के लिए क्या करें, आई रिपीट मिनिमम को भी मैं ले आता हूँ, तो ये x4 में लिख लेता हूँ। बताया था मैंने दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी अगर x1 प्लस x2 इधर है तो x3 को भी इधर होना पड़ेगा, और मिनिमम तब आता है जब अपोजिट डायरेक्शन हो, एंगल दोनों के बीच का एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए 180, यानी इधर होना चाहिए। ये अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो ये π/3 है, और उसमें 180 जोड़ो तो ये हो जाएगा 4π/3। आई रिपीट, अगर मिनिमम चाहिए तो फेज डिफरेंस होना चाहिए पाए का, या एंगल का डिफरेंस होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से था π/3 60 डिग्री, और 180 और जोड़ा तो ये हो गया 60 प्लस 180 240, यानी 4π/3। तो इससे आ जाएगा मिनिमम और इससे आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।